जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सी अजय काबरा। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारा एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स। अब ये कंपनी अकाउंट्स की बात बाद में करेंगे, पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमने अब तक कई कंपनीज के नाम तो सुने हैं, जैसे अगर इंडिया लेवल की बात करो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स, टिस्को और बिरला ग्रुप की भी कई कंपनीज है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करो तो एप्पल, अमेजन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो आज हम समझेंगे क्या होती है कंपनी, बनाते क्यों हैं, कैसे बनती है, कहां से इनके पास इतने सारे फंड्स आ जाते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर पाती है और उसको बड़े आराम से चला भी पाती है। ह्यूज कैपिटल, लार्ज स्केल बिजनेस और बहुत सारे प्रॉफिट्स। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, कंपनी अकाउंट्स। तो ये आ गया हमारा कंपनी अकाउंट्स का मामला। कंपनी अकाउंट्स में जो आपका जो पहला चैप्टर है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। अब इश्यू ऑफ शेयर की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। और कंपनी से भी पहले एक छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सबसे छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आप बहुत टाइम से जानते हो वो होता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सबसे छोटा और सबसे पुराना जो फॉर्म होता है बिजनेस का, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। अब यहां पर ये एक अंकल जी है और ये अंकल जी ने किस चीज की शॉप खोल रखी है, ये प्रोविजन स्टोर खोल के बैठे। किसी भी प्लेस में इन्होंने एक प्रोविजन स्टोर खोल लिया। और ये हमारे भाई साहब देखिए, इन्होंने अपनी पसंद से रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस चूज किया है और बड़े आराम से अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का कंसेप्ट क्या होता है? उनका कंसेप्ट होता है मेरा मनी मेरी मर्जी। वो इसी कंसेप्ट पर चलते हैं। पैसा किसका? सोल प्रोप्राइटर का। एक सिंगल पर्सन ही इसमें पूरी की पूरी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही पूरी रिस्क उठाता है और वही सारे प्रॉफिट लेने का हकदार होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, सारे के सारे उसी के होते हैं। और सबसे मजे की बात, कंट्रोल भी उसी का ही होता है। अब कंट्रोल से मतलब क्या? कंट्रोल का मतलब जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, एक ही बंदे के पास होती है। मुझे कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कहां से लाना है, कितने में बेचना है, किसको बेचना है, क्रेडिट में सेल मुझे करनी है या नहीं करनी है, कौन से एम्प्लॉय को रखना है और किस एम्प्लॉय को मुझे नहीं रखना है, सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन एक सिंगल पर्सन ही लेगा और उसके डिसीजंस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाने वाला नहीं होता, क्योंकि कैपिटल उसकी, रिस्क उसकी, प्रॉफिट या लॉस भी उसका। तो इसलिए इसमें कंसेप्ट चलता है मेरा मनी और मेरी मर्जी। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है। एक अगर अकेला बंदा बिजनेस करेगा तो उसकी कैपिटल पर एक लिमिट होगी, उस लिमिट से ज्यादा वो इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएगा। तो मतलब ये लोग जो छोटा बिजनेस होता है सिर्फ वही कर पाते। बड़ी फैक्ट्रीज खोलना ज्यादातर इनके बस से बाहर होता है, या फिर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करना, मल्टीपल पॉइंट जहां पर आपको बिजनेस के खोलने हो वहां पर भी ये लोग थोड़ा सा अनइजी फील करते हैं। तो जो छोटे बिजनेस होते हैं वही इस फॉर्म में चल पाते हैं। अब चलते हैं हम थोड़े बड़े बिजनेस की तरफ। तो एक तो सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल कंस्ट्रेंट हो गया, दूसरा एक रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी इन लोगों की कम होती है। और डिसीजन मेकिंग पावर, देखो बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और एक सिंगल पर्सन सारे डिसीजन अच्छे से ले पाए ये हम नहीं कह सकते। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बेनिफिट होते हैं वही इसके डिमेरिट भी बन जाते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब हम चलते हैं इससे अगले फॉर्म की तरफ, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म। तो अब आते हैं हम पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ। ये हो गई हमारी एक पार्टनरशिप फॉर्म। अब पार्टनरशिप फॉर्म में जैसा आप जानते हो मोर देन वन पर्सन होते हैं, टू और मोर पर्सन ऐसा डेफिनेशन में लिखा है, लेकिन मैक्सिमम यहां पर 50% तक ही हो सकते हैं। तो इसके बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे और जो बंदा आप पर फेथ करता है और जिस पर आप फेथ करते हो, जो थोड़ी सी कैपिटल भी लगा सके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रिस्क भी उठाने को तैयार हो और आपके साथ बिजनेस करने को तैयार हो, तो उस बंदे को आप बना लीजिए पार्टनर। अब पार्टनरशिप में क्या कंसेप्ट होता है? पार्टनरशिप में मामला चलता है सबका पैसा सबकी पंचायत।
देखो ये पंचायत जो है ना, हिंदी का वर्ड, पंचायत मीन्स कंट्रोल्स। तो पार्टनरशिप में पैसा सभी का लगा होता है और जो कंट्रोल्स होते हैं वो सभी के पास होते हैं। अब सभी के पास कंट्रोल होने का मतलब क्या? बिजनेस से रिलेटेड हर डिसीजन में हर पार्टनर का रोल रहेगा। किसी भी पार्टनर को डिसएग्री करके और आप उस डील को नहीं कर सकते। अब यहां इस पिक्चर में देखिए, एक कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन लिया जा रहा है। अब इसमें एक पार्टनर तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथी ये आंटी जी। उस डिसीजन के अंदर सारे के सारे पार्टनर इन्वॉल्व है। यहां पर कोई बिजनेस डिसीजन लिया जा रहा है और उस बिजनेस डिसीजन में देखो हर पार्टनर अपनी अपनी राय रखने का हक रखता है। पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो सारे पार्टनर्स का कॉमन ओपिनियन होने के बाद ही लिया जा सकता है। पार्टनरशिप में यही चीज पार्टनरशिप को खत्म करने की वजह भी बन जाती है। आगे जाकर के कई मामले ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर पार्टनर किसी एक बात पर एग्री नहीं हो पाए, तो फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पार्टनरशिप होती है वो टूट जाती है। तो पार्टनरशिप के भी अपने कुछ फायदे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में एक से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व होते हैं तो यहां पर जो कैपिटल का फंड होगा वो थोड़ा बढ़ सकता है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी और जो प्रॉफिट लॉस होंगे क्योंकि वो सारों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसलिए कंट्रोल्स भी सभी के पास होंगे। अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकाल लिया, दैट इज कैपिटल। आपने ज्यादा पर्सन इकट्ठे कर लिए और इसकी वजह से आपका जो कैपिटल कलेक्शन का जो काम था वो अच्छे से हो गया। कैपिटल आपने कलेक्ट कर ली। दूसरी प्रॉब्लम थी रिस्क की, तो रिस्क को आपने कम कर दिया क्योंकि सब में बटेगा ना, तो रिस्क भी सब में शेयर हो गई। लेकिन इसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो वैसे तो मेरिट था कि कंट्रोल्स कई लोगों में बढ़ जाएंगे तो डिसीजन थोड़ा बेटर तरीके से लिए जा सकेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में कॉमन ओपिनियन होना जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर डिसएग्री हुआ ना तो फिर वो काम तो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आगे जाकर के किसी न किसी मामले में पार्टनर आपस में लड़ पड़ते हैं और पार्टनरशिप का हो जाता है द एंड। तो कंट्रोल्स की वजह से इनमें आपस में झगड़ा हो सकता है। ये एक बन गई लिमिट पार्टनरशिप की। जितने ज्यादा पर्सन उतनी ज्यादा कैपिटल, उतना रिस्क शेयरिंग भी हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल्स करना उतना ही ज्यादा टफ हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। कंपनी का मामला अब हम समझेंगे। अब ये देखिए बिजनेस के अलग अलग साइजेस हैं। ये है हमारा एक सोल प्रोप्राइटर, और सोल प्रोप्राइटर कौन? मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स जो थे उन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो उनका बिजनेस हो गया थोड़ा बड़ा, तो उनको चाहिए एक पार्टनर, और पार्टनर उन्होंने ले लिया मिस्टर वाई को। अब ये फॉर्म कन्वर्ट हो गई है एक पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो क्या हो गया? अभी मिस्टर एक्स के साथ मिस्टर वाई भी जुड़ गए, तो आपने एक और पार्टनर ले लिया अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। बड़े बिजनेस में ज्यादा कैपिटल और रिस्क भी ज्यादा, तो चलो यहां तो ठीक हो गया और ये दो बंदे वहां तक भी मामला ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या आप और भी पार्टनर्स बढ़ा सकते हो? अभी हमने इस पार्टनरशिप फॉर्म को थोड़ा बड़ा कर लिया, अभी भी ये पार्टनरशिप फॉर्म है, लेकिन अब यहां पर पार्टनर कौन कौन हो गए? एक्स, वाई, जेड, एम, एन, ओ, पी। भाई कितने लोग हैं? कितने पार्टनर ले लोगे? पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। 50 से ज्यादा पार्टनर हुए तो फिर वो पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं रहेगी। लेकिन क्या अपन 50 तक भी जा सकते हैं? भाई 50 तक जा तो सकते हो, आप कैपिटल भी खूब सारी इकट्ठी कर लोगे, आप रिस्क शेयरिंग भी कर लोगे, लेकिन दूसरी जगह प्रॉब्लम आने लग जाएगी। कहां पर? कंट्रोल्स पर। तो अब हमें बिजनेस के एक ऐसे फॉर्म की जरूरत पड़ेगी कि जहां पर कैपिटल और रिस्क ये बिल्कुल अलग रहे और कंट्रोल्स बिल्कुल अलग रहे। ये हो गया हमारा कंपनी का मामला। कंपनी बड़ा बिजनेस जो धीरे धीरे करके और छोटे से बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हुआ, वहां हम पहुंच जाएंगे कंपनी की तरफ। ऐसी अभी भी कई सारी कंपनीज हैं कि जो स्टार्टिंग में तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म थी, बाद में पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुई और फिर बहुत बड़ा बिजनेस होने की वजह से उनको कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ गया, या फिर शुरू से ही आपको बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना हो। देखिए एग्जांपल, ये रहा हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा है
और बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमको बिजनेस चलाना है। तो बिजनेस ग्रोथ की वजह से तो कंपनीज बनती है। इसके अलावा जब भी आपको लार्ज स्केल पे काम करना हो ना, तब भी आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। तो देखिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री आपको लगानी है और इतनी बड़ी फैक्ट्री के लिए आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए, क्योंकि बड़ा बिजनेस है तो इसमें रिस्क भी ज्यादा है और यहां पर आपको कंट्रोल भी बहुत टाइट रखने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा रीजन कंपनी फॉर्म के स्टार्ट करने का, मल्टीपल बिजनेस। मल्टीपल बिजनेस करने आपको, एक फैक्ट्री, ये दूसरी फैक्ट्री, ये तीसरी फैक्ट्री, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं या मल्टी सर्विसेज आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं और हर एक प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आपको एक अलग से सेटअप तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत बड़े फंड की जरूरत है। तो क्योंकि आप मल्टी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, मल्टी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे रहे हो, तो यहां पर भी आपको कंपनी फॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम कंपनी बनती कैसे। किसी न किसी बंदे के दिमाग में बड़ा बिजनेस आइडिया आएगा, उसको बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने एक साथ बनाने हैं या फिर उसको बहुत लार्ज स्केल पर काम करना है। तो एक ग्रुप होगा पर्संस का और उसको हम बोलेंगे प्रमोटर। प्रमोटर के दिमाग में आएगा एक आइडिया, उस आइडिया को वो थोड़ा सा डेवलप करेगा और कंपनी बनाने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसको हम बोलते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एक और लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो प्रमोटर ने क्या क्या काम किया, प्रमोटर के पास एक आइडिया था, प्रमोटर ने MOA बनवाया, प्रमोटर ने AOA बनवाया, ये दो लीगल डॉक्यूमेंट और अपना आइडिया, ये लेकर के वो जाता है कंपनी रजिस्ट्रार के पास। कंपनी रजिस्ट्रार गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड एक अथॉरिटी होती है कि जो किसी भी प्रमोटर की ऐसी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है, तो ये रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जा रही है रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्ट्रार इस कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स लेगा और अगर सब कुछ ठीक है तो इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा। तो रजिस्ट्रार ने अब दे दिया है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये एक तरह से कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू होता है रजिस्ट्रार के ऑफिस से, ये मान लिया जाता है कि कंपनी अब इस दुनिया में आ गई है, वो अपने नाम के साथ में एग्जिस्ट करती है। तो अब हम बात करेंगे कंपनी की, लेकिन अभी ध्यान रखिए, कंपनी इस दुनिया में आई है लेकिन अभी उसके पॉकेट में पैसा नहीं है। तो उसकी पॉकेट में पैसा कहां से आएगा वो हमें अब समझना है। अब आएगा अपना कंसेप्ट कंपनी का। कंपनी में क्या होता है, पहली चीज सबका पैसा और दूसरी चीज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स। ये दो चीजें कंपनी में सबसे ज्यादा मेन होती है। सबका पैसा किस तरह से आएगा, कंपनी अब क्योंकि दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो अब हम इस कंपनी को इसके नाम के साथ लिखेंगे और सामने पब्लिक। अब कंपनी की जेब में तो पैसा है नहीं, कंपनी पब्लिक को एक इनविटेशन भेजती है। इनविटेशन ज्यादा कुछ नहीं, ये एक तरह से एडवर्टीजमेंट होता है कि कंपनी इस आइडिया के साथ में लॉन्च की गई है, इस बिजनेस प्लान के लिए इसको बनाया गया है और अगर आपको कंपनी का ये बिजनेस प्लान पसंद आता है, आपको अगर इसमें दम लगता है, तो आप लोग आइए और हमें पैसा दीजिए। तो इस एडवर्टीजमेंट को या इस इनविटेशन को हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। तो ये हमारा प्रॉस्पेक्टस कंपनी ने पब्लिक को इशू किया, दैट मींस ऑफर टू सब्सक्राइब द शेयर्स। अब पब्लिक में से कुछ लोग उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ेंगे, अच्छे से उस बिजनेस आइडिया को समझेंगे और वो लोग अपना आइडल पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये वो लोग हैं जो उस कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्टेड है और उन्होंने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी ने उनको शेयर्स दिए। तो शेयर्स क्या हुए, कंपनी ने पब्लिक में से कुछ लोगों से पैसा लिया है और उस ग्रुप के पर्संस को हम बोलते हैं शेयर होल्डर। तो पब्लिक में से शेयर होल्डर ग्रुप ने
कंपनी को पैसा दिया है उसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसका बिजनेस चलाने के लिए, और कंपनी ने उस ग्रुप को, शेयर होल्डर्स को दिया है शेयर। ये जो शेयर होता है ये हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं। एक शेयर कंपनी की ओनरशिप का या फिर कंपनी की कैपिटल का एक बहुत छोटा पोर्शन रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी पर्सन कितनी ही कम क्वांटिटी में या कितनी भी ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स परचेज कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसके पास में इन्वेस्ट करने के लिए मनी कितना अवेलेबल है। तो इस तरह से पूरी पब्लिक में से कुछ लोग कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका पैसा कंपनी के पास आ जाता है, और कंपनी बदले में अपनी ओनरशिप का या अपनी कैपिटल का एक पोर्शन उनको देती है। इट इज कॉल्ड शेयर्स। तो ये वो ग्रुप है जिन लोगों ने अपना पैसा किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अब जब कंपनी बन जाती है और अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो इनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। उस मीटिंग को बोलते हैं हम AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। हम अब समझ में जा रहे हैं कि कंपनी मैनेज कैसे होती है। पैसा तो इकट्ठा हो गया, लेकिन जिन लोगों ने पैसा दिया अगर वो सारे के सारे कंपनी को चलाने के बारे में अपना ओपिनियन देने लगे ना, फिर तो काम हो लिया। पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कि 10, 15, 20 लोग भी जहां पे इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर कॉमन ओपिनियन हो ही नहीं सकता। आप लोग खुद सोचिए, आप अपने घर में कितने मेंबर हैं? अगर आप अपने घर में 8-10 मेंबर भी हैं और पिकनिक जाने का प्लान होता है तो कितने पंगे होते हैं? पिक्चर जाने का प्लान होता है तो कितने पंगे होते हैं? एक बोलता है उधर चलेंगे, एक बोलता है इधर चलेंगे, तो दिक्कत आती है ना। कॉमन ओपिनियन 8-10 लोग जहां भी इकट्ठे होंगे वहां पर स्टैब्लिश करना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये ग्रुप तो बहुत बड़ा होता है, इसमें तो हजारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं। तो फिर कैसे काम चलेगा? इतने लोगों को इकट्ठा करना, किसी भी काम पर उनका ओपिनियन लेना, वो तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो यहां पर क्या किया जाता है, उनमें से कुछ पर्संस को इलेक्ट कर लिया जाता है। अब ये बात आ गई इलेक्शन वाली। अब इलेक्शन को हम कैसे समझेंगे? देखो, नॉर्मल इलेक्शन जो आपने देखे हैं वो होते हैं पॉलिटिकल इलेक्शंस, गवर्नमेंट को बनाने के लिए। पहले उसकी बात कर लेते हैं तो कंपनी को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। आप लोग भी जैसे ही 18 ईयर की एज क्रॉस कर लोगे आपका भी वोटर कार्ड बनेगा और आपको भी इलेक्शन के अंदर वोट देने के लिए जाना पड़ेगा। जाना चाहिए, अच्छी बात है। तो पहले मैं ये जो पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं इनकी बात करता हूं। ये हमारी पब्लिक, और पब्लिक में से जो वोटर्स होते हैं, तो मैं यहां पर ग्रुप ले लेता हूं। पब्लिक में से कौन लोग? वोटर्स। वो लोग इलेक्ट करते हैं MLA। असेंबली इलेक्शन की अगर बात करो तो वहां पर इलेक्शन होता है MLA का, और MLA जो है वो कलेक्टिवली क्या करके बनाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये आपके स्टेट के अंदर रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज को बनाती है। अगेन इसी पब्लिक के अंदर से जो वोटर्स होंगे वो पार्लियामेंट इलेक्शन में MP को इलेक्ट करते हैं, और ये जो MPs होते हैं यही लोग आगे कलेक्टिवली बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारा तो आपने SST में पढ़ रखा है। और अब बात करते हैं अपन कंपनी की। पब्लिक का वो ग्रुप जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर, और यही शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू डायरेक्टर्स को। अब ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं। उनको सारी डिसीजन पावर होती है कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कैसे होती है। अब आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हो गया हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज करेगा, कंपनी के बिजनेस के बारे में सारे डिसीजंस लेगा। ये देखो, ये डायरेक्टर्स बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जरूरी नहीं है कि 11 ही हो। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, और छोटी कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थोड़ा छोटा भी हो सकता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मैंने कहा था 10-12 लोग हो जाएंगे तो फिर उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएगा। यहां पर भी वैसा हो सकता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का फिर एक सॉल्यूशन निकाला गया। इन डायरेक्टर्स में से भी किसी एक बंदे को इलेक्ट कर लिया जाता है कि जहां पर वो अपना फाइनल डिसीजन देता है,
और फिर उसके बाद में किसी और के वोट का कोई मतलब ही नहीं रहता। ये जो भाई साहब बैठे ना सबसे मेन सीट पर, इनको हम बोलते हैं एमडी। एमडी मींस मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर इस पोस्ट को बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जहां पर डायरेक्टर्स अगर कॉमन ओपिनियन लेकर के किसी डिसीजन को ले पाते हैं तो ठीक है, और जो नहीं ले पाते हैं उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनमें कॉमन ओपिनियन नहीं बन पाता है, तो फिर उस केस के अंदर एमडी डिसीजन लेता है और उसका डिसीजन फिर सबको मानना होता है। तो अब हमारी कंपनी के दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। पैसा सबका मतलब पब्लिक में से शेयर होल्डर ग्रुप का, और इट इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स। अब जब कंपनी स्टार्ट होगी तो आपको शेयर बेच के पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। सबका पैसा जो अपना कंसेप्ट नंबर 1 था वापस उसी पे आ जाते हैं। तो कंपनी के शेयर्स कितने तरह के होते हैं थोड़ा सा अब ये समझ लेते हैं। कंपनी के शेयर्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये 2 तरह के शेयर्स जो कंपनी इश्यू करती है। इनमें से ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ये प्राइमरी शेयर्स होते हैं, और ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये सेकेंडरी शेयर्स होते हैं। मतलब हर कंपनी के लिए इक्विटी शेयर इश्यू करना तो कंपलसरी है, उसके बिना तो कंपनी स्टार्ट ही नहीं होगी। प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना नहीं करना वो कंपनी का खुद का डिसीजन होता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे, जरूरत नहीं पड़ती है तो फिर वो इक्विटी शेयर से अपना काम चलाते रहेंगे। अब इन दोनों में एक और डिफरेंस होता है कि जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से एक हिस्सा अगर डायरेक्टर्स चाहें तो शेयर होल्डर में बांट देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जो प्रेफरेंस शेयर होता है उनमें डिविडेंड प्रायोरिटी पर दिया जाता है, तो डिविडेंड में प्रायोरिटी होती है। जबकि इनके डिविडेंड में कोई प्रायोरिटी नहीं होती। डिविडेंड मिल भी सकता है, डिविडेंड नहीं भी मिल सकता। नो डिविडेंड प्रायोरिटी। तो ये हो गया हमारा शेयर्स के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन जिससे मामला पूरा क्लियर हो जाएगा, और इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कई नई और चीजें भी बताने वाला हूं। तो ये आ गया अपना एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिंटू लिमिटेड, ये हो गई हमारी एक कंपनी, हैव ऑथराइज्ड कैपिटल इन इट्स एमओए। एमओए मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसमें आपको कैपिटल के बारे में भी बताना पड़ता है। ऑथराइज कैपिटल एमओए में लिखी जाती है। तो इस कंपनी के एमओए में लिखा गया है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसको ध्यान से पढ़िए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। कंपनी के शेयर्स कितने भी हो सकते हैं और उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जो वैल्यू उस पर प्रिंटेड होती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो ये जो ₹10 है ये इस कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू है। और ऑथराइज कैपिटल दैट मींस कंपनी अपनी लाइफ में मैक्सिमम इतने शेयर इश्यू कर सकती है, चाहे तो एक साथ चाहे तो छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये कंपनी की हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल। मैं यहां पर नोट कर देता हूं ऑथराइज्ड कैपिटल, और कितनी हो गई ये 1 लाख इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 10 लाख रुपीस। ये इस कंपनी की ऑथराइज कैपिटल हुई। और ऑथराइज कैपिटल के 2 और नाम है, हम इसको नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। कंपनी अपने लाइफ में इस ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती, इससे ज्यादा शेयर्स पब्लिक को नहीं बेच सकती। आगे अगर जरूरत पड़े तो उसको कंपनी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे करके और इस लिमिट को एक्सटेंड करवाने की जरूरत होती है। ऑथराइज कैपिटल को रिवाइज या मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, लेकिन उससे पहले वो इससे ज्यादा शेयर्स मार्केट में नहीं बेच सकती। कंपनी क्या ये सारे शेयर एक साथ बेच देती है? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये कंपनी के अंदर के लोग डिसीजन लेते हैं। स्टार्टिंग में जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बनता तब तक प्रमोटर डिसीजन लेता है, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाते हैं उसके बाद में वो लोग डिसीजन लेते हैं। कंपनी इश्यू करती है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या हुआ? वही एडवर्टीजमेंट शेयर्स को सेल करने के लिए, पब्लिक को इनवाइट करने के लिए। तो यहां पर कंपनी चाहे तो इससे कम शेयर्स भी पब्लिक को ऑफर कर सकती है,
यहां इस एग्जांपल में देखो, कंपनी मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स बेच सकती थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने 75,000 शेयर्स बेचने का ही प्लान बनाया। इसको हम बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल 75,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 7,50,000। इसको हम बोलेंगे कंपनी की इश्यूड कैपिटल। कंपनी इंटेंड्स टू कलेक्ट ₹7,50,000 फ्रॉम द पब्लिक बाय सेलिंग देम और बाय इश्यूइंग देम 75,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये जो 10 रुपया ना, ये एक शेयर का फेस वैल्यू है। द टोटल अमाउंट पेबल एज अंडर। तो कंपनी ने जो सोचा है 10 रुपया पर शेयर लेने का, जो फेस वैल्यू रखी है, जरूरी नहीं है कंपनी वो भी एक साथ ले ले, कंपनी उसके भी टुकड़े कर सकती है। अब जब पब्लिक या शेयर होल्डर जो कंपनी को अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, वो कंपनी को एप्लीकेशन के साथ 3 रुपया भेजेंगे। और ये हर कंपनी अपना अपना खुद डिसाइड करती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 रुपया हर कंपनी का होगा। एप्लीकेशन पे इस कंपनी ने 3 रुपया पर शेयर डिमांड किया है, और फिर जब कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि हाँ शेयर होल्डर को शेयर देना है, तब उस स्टेप को बोलते हैं अलॉटमेंट। और जब अलॉटमेंट होगा तो 4 रुपया पर शेयर कंपनी और मांगेगी, लेकिन शेयर तो 10 रुपए का था। 3 रुपया कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ लिया, 4 रुपया जब कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम आपको शेयर देंगे, दैट मीन्स अलॉटमेंट की स्टेप वहां पर ले लिया। और उसके बाद में फर्स्ट कॉल 2 रुपया और सेकंड कॉल 1 रुपया। तो इस तरह से कंपनी ये 4 टुकड़ों में वो 10 रुपया ले रही है। देखिए, पहले वाले पार्ट को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन के साथ शेयर होल्डर कंपनी को भेजता है। दूसरे पार्ट को बोलते हैं अलॉटमेंट, जब कंपनी उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और उसको शेयर देना मंजूर कर लेती है। उसके बाद में भी अगर पैसा लेना हुआ तो जो पहली कॉल आएगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल। वैसे ये थर्ड स्टेप है, लेकिन इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल है। और उसके बाद में भी अगर पैसा लेना हो तो सेकंड कॉल, उसके बाद में भी पैसा लेना हो तो थर्ड कॉल भी हो सकती। कोई कंपनी चाहे तो सारा पैसा एक साथ भी ले सकती है एप्लीकेशन के साथ, चाहे तो 2 पार्ट में भी ले सकती है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, चाहे तो 3 पार्ट में, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, और 4 पार्ट भी हो सकते हैं जैसा इस क्वेश्चन में है। तो यहां इस तरह से 4 पार्ट में कंपनी कुल मिलाकर के 10 रुपया पर शेयर लेगी। जिसको अप्लाई करना है वो 3 रुपया अभी भेजो, बाकी के 3 पार्ट बाद में जब जब कंपनी जैसा जैसा मांगे वैसा वैसा। तो 3 रुपया तो एप्लीकेशन पे आना है। अब देखिए कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आई। टिल द लास्ट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन 31 जुलाई 2020, ये सबसे आखिरी तारीख थी अप्लाई करने की। यहां तक कंपनी तो चाहती थी कि 75,000 शेयर्स बिक जाए, लेकिन पब्लिक ने 70,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस दिए। इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अगली कैपिटल आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम लिखेंगे 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इक्वल्स टू 7 लाख। तो ये 3 टाइप हो गए कंपनी की कैपिटल के अलग अलग। ये चीज आपके बैलेंस शीट बनाने में बहुत काम आने वाली है, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। अब 70,000 की जो एप्लीकेशन आई है उसके साथ में हर एक शेयर का 3 रुपया के हिसाब से कलेक्शन भी हुआ है। कुल मिलाकर के 2,10,000 कंपनी का अकाउंट में आ चुके हैं। कौन सी डेट तक? जो आखिरी तारीख थी 31 जुलाई, वहां तक। अब इन सारे एप्लीकेशंस को कंपनी चेक करेगी और अगर एप्लीकेशन सही है तो उनको कंपनी एक लेटर भेजेगी, अलॉटमेंट लेटर। और ये अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? कंपनी की तरफ से एक लेटर होगा कि हाँ आपकी एप्लीकेशन हमको मिली, हमने आपकी एप्लीकेशन चेक करी, आपका पैसा भी हमको मिला और हम आपको शेयर कंपनी का देंगे। दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कंपनी ने किया 13 अगस्त को, और ये जो अलॉटमेंट मनी है कौन सा 4 रुपया, वो कंपनी ने जमा कराने के लिए डेट दिया है 31 अगस्त 2020 तक का। सभी लोगों ने पूरा पैसा जमा करवा दिया है अलॉटमेंट का 4 रुपए वाला। फर्स्ट कॉल कंपनी ने इसके बाद करी है 15 अक्टूबर को और सेकंड कॉल कंपनी ने करी है 15 दिसंबर को, क्योंकि वो 2 रुपया और 1 रुपया वो भी तो लेने हैं ना। तो वो कॉल कंपनी ने करी है 15 अक्टूबर को और 15 दिसंबर को। क्या ये पैसा भी पूरा आ गया? चलते आगे। बॉट द कॉल मनी फुल्ली रिसीव्ड विद इन ड्यू टाइम 1 मंथ।
तो कंपनी की तरफ से ये जो फर्स्ट कॉल की डिमांड हुई थी 15 अक्टूबर को ₹2 पर शेयर की 70,000 शेयर्स पर, ये पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में 15 नवंबर तक पहुंच गया है। और ये जो 15 दिसंबर को पैसा डिमांड किया था सेकंड कॉल का ₹1 पर शेयर के हिसाब से, ये 15 जनवरी 2021 तक कंपनी के बैंक अकाउंट में पहुंच गया। तो इस तरह से कंपनी ने 70,000 शेयर्स बेचे और उस पर टुकड़ों में 4 टुकड़ों में कुल मिलाकर के 7 लाख रुपीस कलेक्ट कर लिए। अब हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि जैसे ही पैसे का आना जाना स्टार्ट होता है ना, वैसे हमारी अकाउंटेंसी का काम स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो आपको रिकॉर्डिंग करनी है, ये 3 अलग अलग तरीकों से करनी है। 3 तरीके हैं, तो डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में कौन सी तरह से सॉल्यूशन मांगा गया है। सबसे पहला वाला मेथड देखिए, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। दूसरा जो सॉल्यूशन हो सकता है वो इस मोड में भी हो सकता है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट। और तीसरा मोड होता है इसका, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक। तो हम इसी एक क्वेश्चन का 3 अलग अलग तरीकों से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन यही रहेगा। यहां पर अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ कुल मिलाकर के, वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। देखिए, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी 1 लाख शेयर्स इनटू 10, और कंपनी ने इश्यू किए थे 75,000 शेयर्स इनटू 10। लेकिन इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में 70,000 शेयर्स ही पब्लिक ने परचेज किए हैं, तो हम 70,000 शेयर्स के बारे में ही बात करेंगे। 70,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया, एप्लीकेशन मनी जिसको हम बोलेंगे, इसका कलेक्शन हुआ है 70,000 इंटू 3, 2,10,000। इसके बाद में अलॉटमेंट पर भी कंपनी ने पैसा मांगा है। अलॉटमेंट मनी हो गया आपका 70,000 इंटू 4, 2,80,000। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया? फर्स्ट कॉल पर 70,000 शेयर्स और हर एक शेयर से ₹2, तो ये हो गया आपका 1,40,000। और उसके बाद में सेकंड कॉल पर 70,000 इंटू 1 इक्वल टू 70,000। ये 4 टुकड़ों में कंपनी के पास अलग अलग टाइम पर, अलग अलग डेट्स पर, अलग अलग कॉल से पैसा आया है और हमको इसकी अकाउंटिंग करनी है। अब एक स्टेप के लिए आपको 2 एंट्री करनी होती है। तो हमको कितनी स्टेप पे पैसा मिला? हमको कुल मिलाकर के 4 स्टेप पे पैसा मिला। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और ये सेकंड कॉल। 4 स्टेप में आपने पैसा लिया है, हर स्टेप की 2 एंट्री, तो कुल मिलाकर के आपको इन 4 स्टेप के लिए करनी पड़ेगी 8 एंट्री। पहला जो सॉल्यूशन होगा वो आपका ये वाला होगा, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज देखिए किस तरह से दी जाती है। एक स्टेप के लिए आपने 2 एंट्री करनी है। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी पहुंचने की आखिरी तारीख क्या थी? और वो आखिरी तारीख थी आपकी 31 जुलाई 2020। इस दिन देखो पहले पैसा आएगा कितना? 2,10,000। तो आप जो एंट्री यहां पर करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यह एंट्री आपकी होने वाली है 2,10,000 से। ये 2,10,000 कंपनी के बैंक अकाउंट में पहुंच गया। सबसे पहली एंट्री यही होगी और इसका नरेशन में दे देता हूं, छोटा सा नरेशन देना है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस। तो ये पहली एंट्री आपकी हो गई 31 जुलाई 2020 को। लेकिन ये पैसा कंपनी के पॉकेट में अभी पहुंचा है, कंपनी ने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कंपनी इसको एक्सेप्ट कौन सी डेट को करती है? कंपनी इसको एक्सेप्ट करती है अलॉटमेंट की डेट को। और अलॉटमेंट कौन सी डेट को हो रहा है? 13 अगस्त। तो अगली एंट्री 13 अगस्त 2020 को ये जो पैसा है ये कंपनी अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करेगी और इसके लिए एंट्री होगी
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यह अमाउंट पूरा का पूरा कैपिटल में अब ट्रांसफर होगा। पहले रिसीव हुआ था लेकिन कैपिटल में अब ट्रांसफर होगा। डेट का कॉम्बिनेशन ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों एंट्रीज मिलकर के एप्लीकेशन की स्टेप को बना रही है। एक स्टेप पर दो एंट्री, लेकिन डेट ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से डेट का कॉम्बिनेशन चलता है। अब आपकी अलॉटमेंट की डेट थी 13 अगस्त। तो पहले मैं इस वाले एंट्री का नरेशन दे देता हूं। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये इसका भी नरेशन हो गया। अब 13 अगस्त को कंपनी अलॉटमेंट कर रही है और उसके साथ वो पैसा भी डिमांड कर रही है। अभी 4 रुपया और लेना है ना, उसकी डिमांड का नोटिस जाने वाला है। इसकी एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और इसका नरेशन रहेगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। अमाउंट कितना था? अमाउंट यहां पर आने वाला है 2,80,000। तो ये अलॉटमेंट मनी कंपनी ने डिमांड किया है अपने शेयर होल्डर से। अब शेयर होल्डर ये पैसा जमा करवाएंगे कंपनी को। अब कंपनी को जब पैसा मिलेगा तो ये मिलेगा आपका 31 अगस्त 2020 तक। और इस दिन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट 2,80,000, क्योंकि सारा पैसा आया था। कंपनी को अलॉटमेंट की स्टेप पर 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से 70,000 शेयर्स पर 2,80,000 लेने थे। तो ये दो एंट्री हो गई आपकी अलॉटमेंट की स्टेप की। अब देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, पहले इसका नरेशन दे दूं। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हाँ, अब आ गई अपनी वो इंपॉर्टेंट वाली बात। जो एप्लीकेशन की दो एंट्री आपने यहां करी है, इनमें सीक्वेंस देखिए। बैंक वाली एंट्री मतलब पैसा लेने वाली एंट्री पहले है और कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री बाद में है। जबकि अलॉटमेंट की स्टेप पे बिल्कुल ऐसी ही तो एंट्री हुई है, बस एप्लीकेशन की जगह आपने वर्ड अलॉटमेंट यूज कर दिया, लेकिन सीक्वेंस बदल गया। कैपिटल वाली एंट्री ऊपर आ गई है और पैसा रिसीव करने वाली एंट्री नीचे चली गई। ऐसा इसलिए होता है कि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, यहां शेयर होल्डर से पहले पैसा मांगा जाता है, बाद में पैसा आता है। जबकि एप्लीकेशन वाले मामले में शेयर होल्डर पहले पैसा भेजता है और कंपनी को बाद में पता लगता है कि किस किस की एप्लीकेशन आई। तो अब अगली स्टेप पे चलेंगे। अगली स्टेप है आपकी फर्स्ट कॉल। कंपनी फर्स्ट कॉल डिमांड कर रही है 15 अक्टूबर। तो यहां पर भी डिमांड पहले करेगी, पैसा बाद में आएगा, इसलिए कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री पहले होगी, रिसीव करने की एंट्री बाद में होगी। 15 अक्टूबर को कंपनी ने पैसा डिमांड किया, फर्स्ट कॉल वाला, और इसकी एंट्री होने वाली है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू किया। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू मतलब डिमांड, किससे? शेयर होल्डर से। और इसका अमाउंट कैसे आएगा? 70,000 इंटू 2, 1,40,000 की डिमांड कंपनी ने और रखी है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अब ये पैसा रिसीव कब होगा?
ये पैसा 1 महीने के अंदर अंदर रिसीव होगा। 15 नवंबर तक ये सारा पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट पर पहुंच जाएगा। इसलिए अब हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और ये पूरा पैसा आने वाला है 1,40,000। बिल्कुल आ गया। ये 2 एंट्री हो गई आपकी फर्स्ट कॉल के लिए। तब तक कुल मिलाकर के आप 6 एंट्री कर चुके हो। और ये फर्स्ट कॉल वाली एंट्री में भी वही सीक्वेंस दिखेगा कि जो अलॉटमेंट वाली 2 एंट्रीज में है। कैपिटल को क्रेडिट करने वाली एंट्री पहले होगी और बैंक को डेबिट करके पैसा रिसीव करने वाली एंट्री बाद में होगी। ठीक इसी तरह से सेकंड कॉल की भी 2 एंट्री होगी। सेकंड कॉल की 2 एंट्री करते हैं अपन। यहां पर हम डेट लगाएंगे 15 दिसंबर 2020, जिस दिन कंपनी ने पैसा डिमांड किया। तो डिमांड करने की एंट्री रहेगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और नरेशन इसका रहने वाला है सेकंड कॉल मनी ड्यू। अमाउंट 70,000 शेयर्स पर ₹1 पर शेयर के हिसाब से 70,000 कंपनी ने डिमांड किया है। और ये रिसीव भी होने वाला है, लेकिन इसका रिसीव करने का डेट है 15 जनवरी 2021, क्योंकि 1 मंथ के अंदर रिसीव होना है। पैसा रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। और ये अमाउंट रिसीव हो गया भैया आपका पूरा 70,000। नरेशन भी दे देते हैं इसका। सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये 8 एंट्री मैंने आपको बता दी है। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, यहां पर सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। बैंक वाली एंट्री बाद में, कैपिटल वाली एंट्री पहले। जबकि एप्लीकेशन में क्या रहता है, बैंक वाली एंट्री पहले होगी, कैपिटल वाली एंट्री बाद में होगी। ये 2 एंट्री हमने कर दी आखिरी सेकंड कॉल के लिए। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। और उससे भी पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए। क्वेश्चन को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, कब पैसा आना है, कितना आना है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है अभी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। क्वेश्चन नोट करने के बाद में अब मैं आपको दिखाऊंगा वापस से सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। ये एंट्री नंबर 1 और 2 आपके एप्लीकेशन वाले स्टेप के लिए। इसमें जो पैसा रिसीव करने की एंट्री है वो तो क्वेश्चन में दे रखी होगी कि इस डेट तक पैसा रिसीव हो गया। अलॉटमेंट की जो डेट होती है वही डेट इस सेकंड एंट्री की आपको रखनी है, और यही डेट थर्ड एंट्री की भी रहेगी। ये 2 एंट्री हो गई आपके पास, एंट्री नंबर 3 और 4 अलॉटमेंट की स्टेप के लिए। यहां पर आप देखोगे कैपिटल वाली एंट्री पहले और बैंक वाली एंट्री बाद में। थर्ड स्टेप जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल, ये 2 एंट्री, एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 6 फर्स्ट कॉल के लिए। यहां पर भी वही सीक्वेंस है, कैपिटल वाली एंट्री ऊपर है, बैंक वाली एंट्री बाद में। और आखिरी 2 एंट्री आखिरी स्टेप के लिए, एंट्री नंबर 7 और एंट्री नंबर 8। ये हो गई है सेकंड कॉल के लिए। तो इस तरह से इसका जो पहला सॉल्यूशन था, ये जो पहला मोड था, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, वो कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरे वाला मोड सॉल्व करना है। दूसरे वाले मोड में क्या था, जो सेकंड मोड था आपका सॉल्व करने का, उसमें आपसे डिमांड किया था गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट। नई चीज क्या है,
जनरल एंट्रीज के साथ साथ आपसे बैंक अकाउंट भी डिमांड किया है। तो जनरल एंट्री तो बिल्कुल वही रहेगी, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। वही पूरी की पूरी 8 एंट्रीज जो आपने नेसेसरी जनरल एंट्रीज में करी थी अभी थोड़ी देर पहले, वो की वही सारी 8 एंट्रीज एज इट इज यहां पर आनी है। तो फिर नया क्या है, आपको उन एंट्रीज को देखते हुए बैंक अकाउंट और प्रिपेयर करना है। तो एंट्रीज तो भैया मैं दोबारा से कर नहीं रहा, बैंक अकाउंट में आपको बनवा देता हूं। एंट्रीज वही रहेगी जो अभी अभी आपने देखी थी। अब कौन कौन सी एंट्रीज की पोस्टिंग बैंक अकाउंट में होती है, जिस एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा या बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, उस एंट्री की पोस्टिंग आपको बैंक अकाउंट में अलग से और दिखानी है। और बस ये आपका जो सेकंड मोड है ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो कौन कौन सी एंट्री थी कि जहां पर बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहा था। एंट्री नंबर 1 में आपका बैंक डेबिट हो रहा था और क्रेडिट कौन हो रहा था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसका अमाउंट था 2,10,000। सेकेंड एंट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ, थर्ड एंट्री में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, फोर्थ एंट्री में आपका फिर से बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, लेकिन यहां पर क्रेडिट हुआ है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट था यहां पर 2,80,000। फिफ्थ एंट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिक्स्थ एंट्री आपकी फिर से क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट था इसका 1,40,000। सेवंथ एंट्री में भी ना बैंक डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, लेकिन एट्थ एंट्री में आपका बैंक अकाउंट फिर से डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, और इसका अमाउंट था 70,000। तो आउट ऑफ टोटल 8 एंट्रीज, बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन एंट्री नंबर 1, 4, 6 एंड 8। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट। तो जनरल एंट्रीज तो आपको पूरी की पूरी देनी है, पूरी 8 एंट्रीज, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है। लेकिन जो बैंक अकाउंट में पोस्टिंग आएगी वो सिर्फ एंट्री नंबर 1, 4, 6 और 8 की ही आएगी। अब ये किस तरह से आएगी, जो फर्स्ट एंट्री थी उसकी डेट थी आपकी 31 जुलाई 2020 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अमाउंट था उसका 2,10,000। एंट्री नंबर जो 4 थी वो थी आपकी 31 अगस्त 2020 की, और अलॉटमेंट का पैसा आया था आपके पास, तो यहां हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट 2,80,000। अब अगला पैसा आपके पास आने वाला है एंट्री नंबर 6 में, और उसका डेट है 15 नवंबर 2020 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट उसका 1,40,000। और जो सेकंड कॉल का पैसा आएगा वो आ रहा है आपके पास 15 जनवरी 2021 को एंट्री नंबर 8 के थ्रू टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। इसका अमाउंट था 70,000, और बस बन गया हमारा बैंक अकाउंट। इधर बैंक अकाउंट की आप टोटल लगाओगे, टोटल कुल मिलाकर के यहां पर 7 लाख आने वाली है। और इधर क्रेडिट साइड में आप इसको बैलेंस करके क्लोज कर दोगे, बाय बैलेंस सीडी अमाउंट 7 लाख। और अब हम क्रेडिट साइड की भी टोटल लगा देते हैं यहां पर 7 लाख। तो इस तरह से हो गया आपका बैंक अकाउंट कंप्लीट। अब थर्ड मोड में क्या क्या डिमांड किया आपसे, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड कैश बुक। तो क्या इस बार भी 8 एंट्री बनेगी, चलिए बताता हूं मैं आपको।
आपके पास कुल मिलाकर के 8 एंट्रीज थी। एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब जब आप कैश बुक बना रहे होते हो तो वो एंट्री जिसमें पैसा आता है या पैसा जाता है, मतलब कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, वो एंट्री जर्नल से हट जाती है और उसके बजाय वो कैश बुक में आने लग जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी जर्नल एंट्रीज थी जिसमें आपके पास पैसा आया था? एंट्री नंबर 1 में आपके पास पैसा आया था, बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया 2,10,000 से। एंट्री नंबर 4 में आपके पास अलॉटमेंट का पैसा आया है 2,80,000। और एंट्री नंबर 6 में आपके पास फिर पैसा आया है फर्स्ट कॉल का 1,40,000। और एंट्री नंबर 8 में आपके पास पैसा आया है सेकंड कॉल का ₹70,000। तो ये जो पैसा आने वाली एंट्रीज है ये सारी की सारी कैश बुक में जाने वाली है और इनकी जो जर्नल एंट्री है वो जर्नल बुक से डिलीट हो जाएगी। तो आपको फिर जर्नल में कौन कौन सी एंट्रीज देनी पड़ेगी? वो एंट्रीज जिनमें ना बैंक डेबिट हुआ है ना बैंक क्रेडिट हुआ है, तो ऐसी एंट्री आपके पास बचेगी। एक तो एंट्री नंबर 2, 3, 5 और 7। 4 जर्नल एंट्री जो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने वाली है वो तो होगी आपकी जर्नल बुक में, और जिन जिन एंट्रीज में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है वो सीधी की सीधी आ जाएगी कैश बुक में। तो अब हम बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंट्री नंबर 1 आपकी जाने वाली है कैश बुक में और इसका डेट रहेगा 31 जुलाई 2020 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सीक्वेंस आपका वही रहेगा। आप ऐसा नहीं कि कैश बुक की सारी एंट्रीज पहले कर लोगे और जर्नल में बाद में दोगे। आप एंट्रीज का सीक्वेंस ही रखोगे, लेकिन एक एंट्री कैश बुक में आएगी, एक जर्नल में जाएगी। इस तरह से काम करना है। तो पहली एंट्री आपकी जिसमें बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा था वो कैश बुक में आ जाएगी और उसका अमाउंट रहेगा 2,10,000। सेकेंड एंट्री जिसमें ना बैंक डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है वो चली जाएगी जर्नल में और उसका डेट रहेगा 13 अगस्त 2020 और एंट्री वही रहने वाली है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 2,10,000। ये आपकी एंट्री नंबर 2 थी जो अब जर्नल में एंट्री नंबर 1 बन गई। नरेशन भी आपका वही रहेगा। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 को आप देखोगे तो उसमें फिर से कोई बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा है, तो उसको भी आप यही कर दोगे 13 अगस्त 2020 को। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बोलते हैं उसको। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट है इसका 2,80,000। नरेशन इसका अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब एंट्री नंबर 4 उसमें ये 2,80,000 आपके पास आने वाला है, तो ये वापस से कैश बुक में आ जाएगा और इसका डेट था 31 अगस्त 2020 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट 2,80,000। तो एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4 तक का काम हो गया। एंट्री नंबर 5 फिर से कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, तो वापस जर्नल में चलेंगे। ये रही हमारी जर्नल। आपने फर्स्ट कॉल का पैसा डिमांड किया है 15 अक्टूबर 2020 को। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट था इसका 1,40,000। वैसे नॉर्मल सीक्वेंस में ये आपकी एंट्री नंबर 5 होती थी,
और अब ये जर्नल में आ गई है। नरेशन इसका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, रिसीव करेंगे इसको एंट्री नंबर 6, लेकिन एंट्री नंबर 6 जर्नल में नहीं होगी, वो आएगी आपकी फिर से कैश बुक में। तो इसका डेट आपका रहेगा 15 नवंबर 2020, पैसा आने की डेट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट 1,40,000। चलते हैं हमारे एंट्री नंबर 7 के लिए फिर से जर्नल की तरफ। ये डेट आएगा आपका 15 दिसंबर 2020। आपको सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करना है या पब्लिक से डिमांड करना है, तो एंट्री रहेगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इसका रहेगा 70,000, ₹1 पर शेयर के हिसाब से आप पैसा डिमांड करना है। नरेशन भी दे देता हूं इसका मैं। सेकंड कॉल मनी ड्यू, लेकिन अभी आखिरी काम बचा है, सेकंड कॉल का पैसा आपको रिसीव करना है। कहां पर? कैश बुक में। पैसा रिसीव करने का काम कैश बुक में, ड्यू करने का काम जर्नल में। डेट इसका 15 जनवरी 2021 टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, और अमाउंट हो जाएगा इसका 70,000। तो कैश बुक को अब आप क्लोज कर सकते हो, बिल्कुल क्लोज कर दो। ये डेबिट साइड की टोटल 7 लाख, इधर से आप इसको क्लोज भी करोगे। बाय बैलेंस सीडी, कैश बुक और बैंक अकाउंट को बिना क्लोज किए आपको खाली नहीं छोड़ना है, मार्क्स कट सकते हैं आपके नहीं तो। और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड में भी टोटल 7 लाख। तो इस तरह से जो टोटल 8 एंट्रीज थी आपकी, वो 2 टुकड़ों में टूट गई है। 4 एंट्री तो आपको दिखेगी कैश बुक में, जिनमें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, और यह कैश बुक की हेडिंग के साथ एक चीज आप लिख दीजिए, बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि आप कैश वाला कॉलम तो शो ही नहीं कर रहे। ये जो अमाउंट के कॉलम नजर आ रहे हैं, ये बैंक में जो पैसा आ रहा है या जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैश बुक की हेडिंग के साथ में आप बैंक कॉलम ओनली ये जरूर से दिखा दें। और 4 एंट्री आपकी आ गई है कैश बुक में, 4 एंट्री जिनमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, जिनमें बैंक अकाउंट ना डेबिट हो रहा था ना क्रेडिट हो रहा था, वो चली गई है आपकी जर्नल बुक में। अब जितने भी जर्नल आपने बनाई ना, वहां पर हर जर्नल की आपको टोटल जरूर से लगानी होती है, ये याद रखना है। फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में भी लगेगी, सेकंड वाले में भी लगेगी और थर्ड वाले में भी लगेगी। तो ये कॉमन सेंस की बात है। जर्नल जब भी बनाओगे आप टोटल लगाओगे, कैश बुक बैंक अकाउंट जब बनाओगे तो उसको क्लोज करके उसकी भी दोनों साइड की टोटल आप लगाओगे। तो हमने एक क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन को हमने 3 अलग अलग मोड में किया। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, 8 जर्नल एंट्री हमने दी। दूसरे मोड में हमने सोल्व किया जर्नल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट। तो जर्नल एंट्री तो वही थी, बस उनमें से जो बैंक अकाउंट डेबिट वाली एंट्रीज थी उसकी हमने बैंक अकाउंट में पोस्टिंग अलग से और दिखा दी। और तीसरा सॉल्यूशन वो थोड़ा सा ध्यान रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें जर्नल एंट्री भी देनी थी और कैश बुक भी देनी थी। तो कैश बुक जो बैंक अकाउंट डेबिट वाली एंट्रीज है उनको उठा लेगी, जर्नल से वो एंट्रीज डिलीट हो जाएगी और वो कैश बुक के डेबिट साइड में आपको दिखने लग जाएंगे। तो इस वजह से उन 8 जर्नल एंट्री के 2 पार्ट हो जाएंगे। जो 4 एंट्री है पैसा आने वाली 1, 4, 6 और 8 वो तो कैश बुक के डेबिट साइड में, और जो बाकी की एंट्रीज है कौन कौन सी 2, 3, 5 और 7 वो चली जाएगी एज इट इज जर्नल बुक में। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। अगली क्लास में ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वो भी तीनों मोड में होगा। तो तैयार रहिए अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।